हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद हार्दिक में। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस कोर्स के अंदर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने 5 लेसन कवर कर लिए थे और 6th लेसन का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है और इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन स्टडी कर लिया था। अब हम इसी लेसन को कंटिन्यू करते हुए आगे इसको स्टडी करेंगे। दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मी हार्दिक गौतम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके वीडियो के राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उससे आप जरूर प्रेस कर दें और उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, आप मुझे इन सोशल आईडीज़ के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमने इससे पहले स्टडीज़ किया था क्लासिफिकेशन के बारे में, तो उसी के अंदर हम सबसे पहले स्टडी करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो जिनका जो रॉ मटेरियल होता है, जिनका जो कच्चा माल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर। जैसे नाम कॉटन इंडस्ट्रीज़ होगी, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज़, इन सब का जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, उसके अंदर हम सबसे पहले हम स्टडी करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम बात करें हमारी इंडिया की इकोनॉमी में, तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेशन होती है, इससे 35 मिलियन पर्सन की पर ईयर जनरेट होती है। और अगर हम बात करें जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, मतलब विदेशी मुद्रा के आदान प्रदान से हमें कितनी अर्निंग मिलती है, इसमें 24.6%। और जो हमारी कंट्री के ऑल ओवर जीडीपी है उसके अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 4% कंट्रीब्यूट करती है। तो इससे पता चलता है कि हमारे लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये जो इंडस्ट्री है वो क्या है? सेल्फ रिलायंट है, मतलब ये किसी और इंडस्ट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। ओके, और इसके अंदर जो फाइनल रॉ मटेरियल बनता है वो भी क्या होता है? हाई वैल्यूएबल होता है। तो अब हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि इसके अंदर कैसे वैल्यू एडिड होती है। सबसे पहला आता है फाइबर प्रोडक्शन। हम क्या करते हैं? फाइबर प्रोडक्शन करते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? हमें राई फाइबर से। फिर हम उसकी क्या करते हैं? स्पिनिंग से हमें क्या मिलता है? यार्न। और फिर हम उसकी क्या करते हैं? वीविंग और नीटिंग, आप जानते हो बुनाई कटाई जिसको, और उससे हमें क्या मिलता है? फैब्रिक। फिर हम उसकी डाइंग और फिनिशिंग करते हैं। डाइंग आप जानते हो क्या होता है? होगा डाइंग होता है किसी चीज़ को रंगना, और फिनिशिंग है जब हम उससे फाइनल टच दे देते हैं, तो उससे हमें क्या मिलते हैं? गारमेंट्स बनते हैं। और उन गारमेंट्स को हम क्या डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल। अगर हम बात करें हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम से कॉटन टेक्सटाइल को यूज़ किया जा रहा है स्पिनिंग पर्पज़ के लिए और हैंडलूम टेक्निक्स के अंदर। 18th सेंचुरी के बाद अगर हम बात करें तो उससे पहले हमारी ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। 18th सेंचुरी के बाद हमारे पावर लूम्स का यूज़ होने लग गया, मतलब जो चरखे हम पहले यूज़ करते थे, हाथों से यूज़ करते थे, अब हम उन्हें इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। अगर हम बात करें देश के गुलाम होने से पहले की बात, तो हमारी ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज़्यादा फल फूल रही थी। लेकिन क्या हुआ, हमारे जब हम कॉलोनाइज हो गए, मतलब हमारे क्या हो गया यहाँ पे, जब हमारा देश गुलाम हो गया उसके बाद क्या हो गया, हम हमारी कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर इतनी ज़्यादा, मतलब जो प्रोडक्शन होती थी या फिर जो भी कॉटन होती थी वो जनरली कहाँ चली जाती थी? इंग्लैंड जैसी कंट्रीज़ में चली जाती थी, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश नहीं कर पाई। ओके, और इंडिया की अगर हम आज भी बात करें तो उसके पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन होती है स्पिनिंग में। ओके, और जो वीविंग की जो सप्लाई होती है इंडिपेंडेंस के बाद क्या होगी? वो लो क्वालिटी होगी, जिसके कारण क्या हमारी कंट्री इसको कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाई। ओके, अगर हम बात करें वीविंग, तो जो बुनाई होती थी वो किसके थ्रू होती थी? चरखों के द्वारा और पावर लूम्स के द्वारा। कहाँ पे? मिलों के अंदर। अब हम बात करें भी इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कॉटन टेक्सटाइल है उसके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला आता है लेबर, मतलब आसपास हमें ऐसी जगह पे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना चाहिए जहाँ पे क्या आसानी से लेबर मिल जाए। और रॉ कॉटन, मतलब आसानी से हमें अच्छे कॉटन मिल जाए और आसपास मार्केट हो, ईजिली अवेलेबल हो, जिसके कारण क्या हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हम आसानी से मार्केट में सेल कर पाएँ। और जो हमें मार्केट में अगर हम किसी चीज़ को सेल करना है तो हमें किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिएगा? व्हीकल हो, व्हीकल भी हमें क्या ईजिली से अवेलेबल हो। तो इन सब फैक्टर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं किसी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकेशन के ऊपर। ओके,
अगर हम बात करें जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो क्या करती है, फार्मर्स को लिंक करती है। अब मान लो क्या खेत में जाएंगे तो क्या किसान क्या करेगा, कपास को उगाएगा, उसके बाद उस कपास में से निकालने के लिए, उन कॉटन बॉल्स को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लकर्स, जिसको हम अगर बात करें चुगने के लिए। उसके बाद जो वर्कर्स हैं वो उसके बाद उसके डिफरेंट प्रोसेसेस के अंदर क्या होते हैं, बिजी हो जाते हैं, जैसे स्पिनिंग में, वीविंग में, उसके कलरिंग के लिए, उस पर डिज़ाइनिंग करने के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए, उसकी टेलरिंग और स्यूइंग के लिए, इन सब पर्पजेज़ के लिए क्या लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम बात करें इंडिया में जो हम क्या करते हैं, यार्न को कलेक्ट करते हैं, उसको हम क्या डिफरेंट कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे अगर हम बात करें जापान के अंदर, यूएसए के अंदर, फ्रांस के अंदर, अमेरिका के अंदर, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम बात करें जो इंडिया की इंडस्ट्री है, ये क्या है, अभी भी इतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रही है। ओके, अब इस इंडस्ट्री को क्या चाहिए होता है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे केमिकल और डाई इंडस्ट्री, जो यहाँ से क्लॉथ होगी, प्रोडक्शन होगी, उसमें हम क्या चाहिए कि डाई चाहिएगी, है ना। उसके बाद पैकेजिंग मटेरियल के लिए हमें कुछ सामान चाहिएगा, और कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए भी हमें क्या चाहिएगा, सामान चाहिएगा। तो ये इंडस्ट्री क्या करती है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी ग्रो करने में हेल्प करती है। ओके, अगर हम बात करें जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो कहाँ इस्टेब्लिश हुई, कहाँ पे लगी, मुंबई में। कब, 1854 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कब बनी थी, 1854 के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्सटाइल क्या है, जूट टेक्सटाइल। नाम से पता चल रहा है जूट, जूट आप जानते ही होंगे, है ना। अगर हम बात करें इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और अगर हम रैंकिंग में बात करें तो इसकी रैंक कौन सी आती है, सेकंड रैंक आती है, किसके बाद, बांग्लादेश के बाद। ओके, अगर हम बात करें 2010 to 11 इंडिया के अंदर कितनी जूट मिल्स थी, 80। ओके, और अधिकतर कहाँ पे लोकेटेड थी, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, और अगर हम उसके अंदर भी और स्पेसिफिक करें तो कौन सी रिवर के पास, हुगली रिवर के पास। ओके, अब हम अगर बात करें जो जूट टेक्सटाइल होती है उसके किसी भी, मान लो जैसे हमने स्टडी किया अभी, जो कॉटन टेक्सटाइल है उसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं उसकी लोकेशन के लिए। तो ऐसे ही अगर हम बात करें तो इसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला, ये फैक्ट्रीज वहाँ पे सेटअप होती है जहाँ पे जो ऐसा एरिया जहाँ पे जूट प्रोडक्शन क्या हो, ज़्यादा हो। ओके, सेकंड, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। मान लो अगर मुझे क्या है, यहाँ पे ये जूट की प्रोडक्शन हुई, अब इस जूट की प्रोडक्शन को मुझे कहाँ ले जाना है, फैक्ट्री में लेके जाना है, तो मैं क्या वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा कॉस्टली ना हो। ठीक है, उसके अलावा क्या हो, रेलवेज़ हो, रोडवेज़ हो, वाटरवेज़ हो, जिसके कारण क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो, ईजी हो। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर हो प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि जूट टेक्सटाइल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, अगर हम बात करें ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये जो हमारे कहाँ, अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल, और या फिर अगर हम बात करें उड़ीसा साइड, उस एरिया की तरफ ही ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर है वो क्या होती है, ईजिली अवेलेबल हो जाती है, और वो कैसी होती है, सस्ती होती है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कोलकाता जैसे क्या होगी, एक मेट्रो सिटी होगी, तो वहाँ से क्या हमें मिल जाती है, एक मार्केट अवेलेबल हो जाती है, जिसके कारण क्या ऑल अदर फैसिलिटीज़ जैसे बैंकिंग होगी, इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वो क्या हो जाती है, ईजिली से अवेलेबल हो जाती है। ओके, अगर हम बात करें फर्स्ट जूट मिल कब बनी थी, कब सेटअप हुई थी, 1855 में। कहाँ पे, रीशरा में, कोलकाता के पास। ओके, अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होती है, ज़्यादा अमाउंट की अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जूट की प्रोडक्शन होती है 3/4। ओके, और इंडिया में कितनी होती है, 1/4। ओके, अब हम बात करें कि जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमने देखा था अभी बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसी तरह इस जूट इंडस्ट्री में भी बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो जूट इंडस्ट्री है, उसको बहुत से कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। क्यों, इंटरनेशनल मार्केट के साथ। ओके, क्यों, एक तो क्या हो गया, आजकल लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्शन की बजाय सिंथेटिक क्लोथ्स का यूज़ करने लगे हैं, और जो हमारा एक नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसके से भी हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ओके, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉटन की प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करें, लोगों के अंदर पॉपुलर करें, तो गवर्नमेंट ने क्या प्लास्टिक बैन कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा जूट के क्लोथ्स की प्रोडक्शन के लिए लोगों को फोर्स किया। ओके, अगर हम बात करें 2005 में तो एक नेशनल जूट पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए थे, प्रयास किए थे। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन होती है शुगर की। ओके, और अगर हम बात करें फर्स्ट
प्लेस कौन से आते हैं, गुड़ और खंड, इनकी भी प्रोडक्शन होती है इंडिया के अंदर। ओके, अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल कौन सा होता है, एक बल्कि सुक्रोज कंटेंट होता है, जो क्या होता है धीरे धीरे अमाउंट में क्या होता है डिक्रीज होता रहता है। अगर हम बात करें 2010 to 11 के अंदर, तो इंडिया के अंदर कितनी 662 शुगर मिल्स एस्टेब्लिश थी, जिसके अंदर से अप्रोक्सीमेटली 60% कहाँ पे थी, यूपी और बिहार के अंदर। ओके, अब ये जो शुगर इंडस्ट्री होती है, ये शुगर इंडस्ट्री कैसी होती है, सीजनल इन नेचर होती है, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है, किस सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है, अभी कौन सा सीज़न है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ये कैसे सूटेबल होती है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। अब हमने पहले स्टडी किया था, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप इससे पहले वाले फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखें, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सेक्टर्स क्या होते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है, जैसे फार्मर हो गया, और जो मिल में वर्क करने वाले वर्कर्स हैं, वो दोनों क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं। अगर जो प्रॉफिट होता है उसको भी अपने आप में बांट लेते हैं, और जो लॉस होता है उसको भी अपने आप में बांट लेते हैं। ओके, अब हम बात करें इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया यूपी के अंदर क्या होती हैं, अप्रोक्सीमेटली 60% जो मिल हैं वो सेटअप है। लेकिन अगर हम फ्यूचर में बात करें तो ये इंडस्ट्री ज़्यादा फ्लरिश कहाँ पे होगी, इंडिया के साउथर्न साइड में, जैसे महाराष्ट्र के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर 2 टाइप्स के केन प्रोड्यूस होते हैं, एक होता है नॉर्थ इंडिया के अंदर, एक होता है कहाँ, साउथ इंडिया के अंदर। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो केन प्रोडक्शन होती है, उसके अंदर जो सुक्रोज कंटेंट होता है, जो उसमें मिठास होती है नॉर्थ इंडिया वाले में, वो क्या होती है, लेस होती है, और जो साउथ इंडिया वाले होता है उसमें क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो एक तो क्या होता है, केन की प्रोडक्शन क्या होती है, साउथ वाली बढ़िया होती है। सेकंड, कूलर क्लाइमेट। ये आप अगर जानते ही हो कि साउथर्न जो इंडिया है उसके तीनों साइड कहाँ से, वाटर से कवर है, जिसके कारण जो एनवायरनमेंट है वो कैसे रहता है, वहाँ पे ठंडा रहता है, कूलर रहता है। ओके, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने इस पहले भी वीडियो के अंदर स्टडी किया था कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे एक तो ये इंडस्ट्री कैसी होती है, सीजनल होती है, मतलब साल के कुछ ही महीनों के अंदर ये क्या होती है, खुली होती है, और बाकी महीनों में ये बंद रहती है। ओके, और जो हमारा प्रोडक्शन का मेथड है वो भी कैसा है, ओल्ड और इनसफिशिएंट है, जिसके कारण इतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाती शुगर मिल के अंदर। ओके, और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी क्या है, इतनी ज़्यादा हायर फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसके कारण जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी हमें डिले होता है। ओके, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं शुगर इंडस्ट्री के। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री जाती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इससे पहले अभी हम स्टडी कर रहे थे कौन सी, एग्रो बेस्ड, जिसके अंदर रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है हमें, एग्रीकल्चर से, और मिनरल बेस्ड में हमें कहाँ से मिलेगा, मिनरल्स और मेटल से। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कौन सी, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम क्या मानते हैं, बेसिक इंडस्ट्री मानते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि इनसे जो प्रोडक्ट मिलता है वो जो दूसरी इंडस्ट्रीज है उसके अंदर क्या एज अ बेसिक यूज होता है। ओके, अदर इंडस्ट्रीज क्या होती है, इनकी मशीनरीज के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ओके, अब हम बात करें जो स्टील है, वो स्टील हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में यूज़ करते हैं। आप जानते हो डिफेंस मैकेनिज्म में जो मिसाइल्स होती हैं, या फिर जो साइंटिफिक इक्विपमेंट्स होते हैं, या फिर हमारे घर में भी देख लें तो हमारे जो अटेंसिल्स यूज़ करते हैं, बर्तन यूज़ करते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, अधिकतर किसके, स्टील के बने होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है स्टील की, वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट को शो करता है। तो मान लो जिस कंट्री के अंदर जितना ज़्यादा स्टील का प्रोडक्शन और जितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वो कंट्री एक तरीके से हम कह सकते हैं उतनी ज़्यादा डेवलप है। ओके, अगर हम बात करें आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कैसी है, हैवी इंडस्ट्रीज है। जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी, इसके अंदर जो वेट होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसका वेट कैसा होता है, ज़्यादा होता है, तो ये कैसी होती है, हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं। ओके, और अगर हम बात करें, अगर हम स्टील को ज़्यादा हार्डन करना चाहते हैं, ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, तो इन रेशो के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, उसे मिक्स करना पड़ता है। आयरन, कोकिंग कोल और लाइमस्टोन, इसको 4:2:1 के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मिक्स करना पड़ता है, जिसके कारण जो स्टील होता है वो कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ओके, अब हम देखते हैं कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट्स। देखो जो हमने क्या किया, आयरन ओर लिया, हम क्या करेंगे, पहले उसको क्या करेंगे, माइनिंग करेंगे, उसको निकालेंगे। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंडस्ट्री के अंदर सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, भट्टी कहते हैं जिसको हम, भट्टी
जैसे ईंट की भट्टी देखी होगी आपने, जहाँ पे हम क्या करते हैं, ईंटों को गर्म करते हैं। ऐसे ही इसके अंदर बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, आयरन ओर को गर्म करेंगे। उसके अंदर हम क्या डालते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक फ्लक्सिंग मटेरियल होता है जो क्या करता है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ओके, और उसके अंदर जो वेस्ट होता है, स्लैग क्या होता है, वेस्ट होता है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो क्या होती है, अलग हो जाती है। ओके, और हम किसका, कोक का यूज़ करते हैं, जो हमने अभी पीछे स्टडी किया, ये जो कोकिंग कोल है, इसका यूज़ करते हैं किसको, इसको ओर को हीट करने के लिए, आयरन ओर को हीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है पिग आयरन। अब ये जो आयरन हमने हीट किया, जो मोल्टेन मटेरियल है, उसको हम किस में, सांचे, मतलब ऐसे क्या होते हैं, एक बड़े बड़े क्या होते हैं, खाली से प्लेसेस होते हैं जिसके अंदर हम इसको भर देते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, पिग। ओके, उसके बाद हम देखते हैं स्टील की मेकिंग कैसी होती है। अब ये जो पिग आयरन है उसको हम क्या, जो मेल्टेड है उसको हम मेल्टिंग करते हैं, और जो इम्प्योरिटीज़ है उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ओके, जिसके कारण क्या हो जाती है, उसकी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या हो जाती है, पूरी तरह से अलग हो जाती हैं, और उसके अंदर हम उसको और स्ट्रेंथ डालने के लिए मैग्नीज, निकल, क्रोमियम को ऐड कर देते हैं। ओके, अब इस प्रोसेस के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, शेप दे देते हैं। हमें जैसी भी शेप चाहिए, हमें उसको रोल करना है या फिर हमें उसको क्या शीट बनानी है, उसको प्रेस कर देंगे, कास्टिंग कर देंगे, फोर्जिंग कर देंगे। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम स्टील की फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अगर हम बात करें, ये जो स्टील इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मेनली कहाँ पे सेटअप होती हैं, अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आपको मिलेगी, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उस साइड के एरिया में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आयरन ओर की माइनिंग करेंगे तो वहीं पे हम उस इंडस्ट्री को सेटअप कर लेंगे, तो उसके ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। रॉ मटेरियल क्या इजीली अवेलेबल हो जाए, और क्वालिटी भी कैसी उसकी हाई हो जाएगी। आप जानते हो कि जो बिहार साइड है वहाँ पे हमें लेबर कैसी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, और कैसी होगी, चीप। और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मार्केट, तो आसपास जैसे जो मेट्रो सिटीज़ है, कोलकाता होगी या फिर झारखंड में रांची होगी, मतलब यहाँ से हमें इजीली मार्केट अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और अगर हम बात करें, इंडिया एक इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ओके, अगर हम बात करें, ये देखो ये इमेज है, तो हमारी जो मेनली आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं। ओके, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इस एरिया के अंदर। और जो हमारी शुगर मिल इंडस्ट्रीज़ थी वो मैंने कहाँ बताई आपको, उत्तर प्रदेश के एरिया में, इधर बताई। ओके, और अगर हम बात करें फ्यूचर में वो कहाँ पे, यहाँ पे सेटअप ज़्यादा मिलेगी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस एरिया के अंदर ज़्यादा मिलने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि एक तो ये 3 साइड से क्या वाटर से कवर है, और यहाँ पे जो क्या होगा, केन होगा, उसकी प्रोडक्शन भी कैसी होती है, बढ़िया क्वालिटी की होती है। ओके, अगर हम बात करें, इंडिया अभी भी अपनी जो फुलफिल है उसकी नीड नहीं कर पा रहा, मतलब जो हमारी आयरन स्टील है उसकी हम अभी भी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि उसके जो हमें अभी भी कैसा पड़ रहा है, कॉस्टली है, और जो कुकिंग ऑयल है उसकी अवेलेबिलिटी भी क्या है, अभी कम है, और जो हमारी एनर्जी की सप्लाई है वो भी कैसी इरेगुलर है, कभी ज़्यादा मिल जाती है, कभी कम मिल जाती है, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं है। ओके, अगर हम बात करें, जो मिनी स्टील प्लांट्स है वहाँ पे कैसे इलेक्ट्रिक फर्नेसेस का यूज़ होता है। अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टील इनगोट्स का भी यूज़ होता है। ओके, और हम कभी कभार क्या कर देते हैं, माइल्ड और एलॉय स्टील को भी प्रोडक्शन करते हैं, जिसकी कुछ स्पेसिफिकेशन होती है। ओके, नेक्स्ट आती है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। ओके, अगर हम बात करें मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जहाँ जिनमें हम इंडस्ट्रीज़ में मेटल्स को निकालते हैं, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम, सेकंड इम्पोर्टेंट। ओके, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो कैसा होता है, नेचर में लाइट होता है, और इसमें जो कोरोजन होता है वो बहुत कम होता है। ओके, और ये हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर होता है, मतलब इसमें से जो हीट होती है वो इजीली पास हो जाती है। ओके, और ये कैसा होता है, मेलिएबल होता है, और जब इसको दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो एयरक्राफ्ट्स के अंदर, अटेंसिल्स में, और मेटल्स के दूसरे प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को हम दूसरे जो उनसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे हम उसको स्टील की जगह यूज़ कर सकते हैं, कॉपर, जिंक, और इनकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन में कहाँ मिलेगा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट्स में। ओके, अगर मैं मैप में दिखाऊं तो ये जो आपके प्लेसेस हैं, ये इन सभी प्लेसेस के अंदर, केरला के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, यहाँ पे हमें ये मिलता है। ओके,
अगर हम बात करें इस एल्यूमिनियम के अंदर हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें कंटिन्यूसली अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, अगर हम बात करें रेशो की, तो रेशो इसमें क्या होता है, देखो और क्या होता है, जहाँ से हमें एल्यूमिनियम मिलता है वो कहाँ से मिलता है, हमें बॉक्साइट से मिलता है। ओके, अब उस बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना, और एल्यूमिना से हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एल्यूमिनियम। कितना बॉक्साइट कितना होता है, 4 to 6 टन। उससे हमें सिर्फ 2 टन क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है, और उससे सिर्फ हमें 1 टन एल्यूमिनियम मिलता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि 1 टन एल्यूमिनियम के लिए हमें कितना, 6 टन, मतलब 4 to 6 टाइम्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ता है, बॉक्साइट को निकालना पड़ता है। ओके, अब हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन कैसी होती है। तो सबसे पहले क्या, बॉक्साइट और है जो रॉ मटेरियल, उसको हम क्या करेंगे, एल्यूमिना, मतलब उसको एल्यूमिना में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉक्साइट को क्या किया जाए, क्रश किया जाएगा, और उसमें से एल्यूमिनिया को डिसॉल्व करके बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको कहाँ पे शिफ्ट, उसके बाद हम उसे कहाँ शिफ्ट कर देंगे, स्मेल्टर में। ये जो एल्यूमिनियम का स्मेल्टर है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ब्लास्ट फर्नेस, ऐसे ये एल्यूमिनियम का स्मेल्टर होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं रिफाइनरी के अंदर। ओके, अब इसके अंदर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 1600 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे हमने एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ है उनके बारे में स्टडी कर लिया। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टडी करेंगे केमिकल बेस्ड और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।